हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है मैथ सर्च की नई क्लास जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्लाइड। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को कैसे डिफाइन किया है, इसमें देखो क्या लिखा है। इन्फ्लेमेशन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है टिश्यू डैमेज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर इंजरी के ऊपर टू प्रोटेक्टिव इट नेचर। और ये जो होता है प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। लाइक इन्फ्लेमेशन नहीं होती किसी जगह पे लगने के बाद, तो वो हमारी बॉडी को हील करने का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। ऐसा कहते हैं ना कि लग गई और वहाँ पे तो सूजन आ गई, वापस तो सूजन आना चाहिए ताकि वो टिश्यू जल्दी हील होवे। वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, कोलेजन फाइबर्स वापस बनते हैं, देन एडिशन होता है, वो सही चीजें होती है। तो उस सबको जो मिलाकर एक जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या लिख रखा है? Inflammation is the physiological response to the tissue damage or the injury, and it's protective in nature. It removes both the causative agent and the damaged tissue and promote healing. It is a part of complex biological response to the body tissues, and the damaged cells and the antigen are such as bacteria, virus, etc. It eliminates the initial cause of tissue and initiate tissue repair. क्या लिख रखा है कि कॉजेटिव एजेंट या डैमेज टिश्यूज जो होते हैं उन दोनों को रिमूव करने के लिए और बॉडी को वापस से अपनी जो नॉर्मल स्टेज है उसमें लाने के लिए, रिकवर करने के लिए और जो हील करने के लिए जो है क्या होता है हमारा बॉडी रिस्पॉन्स। वो क्या कहते हैं इसको, इन्फ्लामेशन जो है वो बॉडी रिस्पॉन्स करता है ताकि हील हो जाए। इसके अलावा एक और चीज यहाँ लिख रखी है कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द बॉडी टिश्यू टू द डैमेज सेल। डैमेज जो सेल होती है बॉडी की उनको वापस से रिपेयर करता है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उन सबको जो क्या कर देता है, ये बाहर निकाल देता है। इट एलिमिनेट द इनिशियल कोज ऑफ टिश्यू इंजरी एंड इनिशियल द टिश्यू रिपेयरिंग। इसका जो इनिशियल कोज है जिसकी वजह से टिश्यू या फिर जो हमारे सेल्स है वो डैमेज हुई, उनको ये वापस से इनिशियल स्टेज पे ही सही कर देता है। और इसके अलावा जो है वो क्या करता है, हमारे एक और काम क्या करता है, टिश्यू को रिपेयर करना चालू कर देता है। जैसे ही इंजरी होती है, देखते हैं किसी के हाथ पैर भी अगर कभी फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उस समय इनिशियल स्टेज पे एकदम से जो है इमीडिएटली वहाँ पे जो है स्वेलिंग आ जाती है, दैट इन्फ्लेमेशन रही, जो सूजन आ जाती है उसको इन्फ्लेमेशन कहलाते हैं। दूसरी एक और वर्ड याद रखना, न्यूरो इन्फ्लेमेशन मेमोरी क्या होता है ना कि जब है ना किसी इंसान के पहले भी कभी कोई सूजन नहीं हुई होती है या ऐसी लगी होती है, जोर से टिश्यू डैमेज हुआ है कि उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन उसकी बॉडी में आया है, तो उस समय क्या होता है कि ना जो हमारे ब्रेन के ग्लियल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया जो ग्लियल सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, पास्ट मेमोरी को एकदम से आपके दिमाग में ऑन सेट कर देती है। लाइक जैसे आज अगर मान लो किसी का हाथ टूट गया, उसका हाथ जब वो टूटता है ना तो उसको पुराना कभी कुछ ऐसा हुआ होता है तो वो याद आ जाता है। या फिर इन केस आपके फैमिली फ्रेंड्स में आपने किसी के देखा कि इसका तो हाथ टूट गया, सडन से तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा वो याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूरो इन्फ्लामेशन। देन मैं बात करूँ इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, लोकल रिस्पॉन्स टू द टिश्यू लिविंग टिश्यू और द इंजरी एंड इन्फेक्शन विच प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड, यानी कि इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ आपको ये चारों चीजें दिख जाएगी वहां आपको जो है क्या करना है, पता चल जाना चाहिए वहां इन्फ्लामेशन हुआ है। ये चार चीजें इसके क्लासिकल साइंस है। तो आप क्लासिकल साइंस भी लिख के ऐसा इसके अंदर सब चीजें लिख सकते है ना। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सफिक्स ITIS, ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि जिसके पीछे लग जाएगा ITIS उसके लिए जो हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, अगर ब्रोंकाइल के आगे लग जाएगा तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइस। के अलावा सर्विक्स में लग जाएगा तो सर्विसाइटिस यानी सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन। ये दोनों, बोथ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन आर डिफरेंट टर्म। ध्यान रखना, इन्फेक्शन अलग होता है, इन्फ्लामेशन अलग होता है। Infection means entry of the pathogenic microorganism into the body and the reaction of the body's inflammatory defense response to the invasion। क्या लिख रखा है? इन्फेक्शन क्या होता है? अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव एजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, और उसको एंटर करने के बाद में जो है ना, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो है क्या आ गया, हमारा इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाता है। यानी कि क्या दे रखा है? इट इज क्लियर इन इन्फेक्शन कोज फॉर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज इन्वेजन ऑफ पैथोजन, whereas the inflammation describe body's immunovascular response to the microbial invasion, physical agent, chemical agent and the other। यानी कि क्या दे रखा है कि इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है? क्लियरली एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या कर देता है? पैथोजन के जो है इन्वेजन को करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इन्फ्लामेशन है वो खुद में ही जो है इम्यूनोवास्कुलर यानी वेसल्स जो है उससे रिलेट करके इम्यूनिटी को जो है, वो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, उसके थ्रू वो जो है रिएक्ट करता है। साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, जिसमें ये हमारे 5 साइन आते हैं। इनको एज इट इज, ऐसे का ऐसा हमको याद रखना है, इसको दिमाग में बिठा लेना है कि इन्फ्लामेशन के अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक तो होता है इसके डेफिनेशन, दूसरे होते हैं इसके ये जो पांचों साइंस है वो, और तीसरी होती है इसके जो वो स्टेप्स होते हैं हीलिंग का पूरा वो। तो सबसे पहले आता है हीट, देन आता है रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शन। सबसे पहले आता है हीट के बारे में, देखो क्या लिख रखा है। हीट के अंदर लिख रखा है, इट अकर ड्यू टू द इंक्रीज बॉडी सप्लाई टू द एरिया। यानी कि जो बॉडी सप्लाई है एरिया के अंदर, हमारी जो बॉडी की जो एरिया है वहां पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाती है, और हम जानते हैं खून गर्म होता है, तो अपने आप जहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, वहां हीट तो होगा ही होगा। और दूसरी चीज है रेडनेस। ब्लड सप्लाई बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे, और जहाँ रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होंगे वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा ही, रेडनेस होगा ही होगा। देन स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, यानी सेल्स से जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, मतलब सेल से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। ट्रांसड्यूशन जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। पेन के अंदर आ जाता है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन, कीमोकाइनेस एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी cytokines cause pain via activation of nociceptors। और पेन के अंदर क्या हो जाता है? हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुए, काइनेज हुए, ये जो होता है, ये क्या होता है? एक एंजाइम्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या कर देते हैं कि साइटोकाइनेज वगैरह को रिलीज कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाता है? नो रिसेप्टर्स के ऊपर जाके पेन जो है वो एक्टिव हो जाता है ना? यानी कि जो पेन है वो कैसे होगा कि जब आपके मान लो किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन के ऊपर किसी पेशेंट के लगी हुई है, तो उसके जो ब्रेन सेल्स होंगे वो जो उसके जो बैरो रिसेप्टर हुए, कीमो रिसेप्टर हुए, वो अलग अलग साइटोकाइनेज वगैरह, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज, काइनेज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो है वो रिलीज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है? नो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो जाता है। इम्पेयरमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शन के अंदर कैसे इम्पेयरमेंट आता है? द पेन एंड स्वेलिंग कॉज इम्पेयरमेंट इन नॉर्मल फंक्शन इन अफेक्टेड ऑर्गन। यानी कि पेन और स्वेलिंग जो है वो क्या कॉज कर देते हैं? इम्पेयरमेंट इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। अफेक्टेड जो ऑर्गन होते हैं उसके जो पेन और स्वेलिंग जो है वो कॉज होती है नॉर्मल फंक्शन में अफेक्टेड ऑर्गन के, है ना? ये सही चीज है। यानी कि मान लो आज इन केस कोई पेशेंट है, उसके हाथ में लग गई, तो अब वो क्या, वो उसके हाथ से किसी चीज को होल्ड कर पाएगा या फिर अपने हाथ को जो है लिफ्ट कर पाएगा, एबडक्ट एडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से जो है वो उसके जो नॉर्मल फंक्शन से वो अल्टर्ड हो जाता है।
तो ये पांचों साइन होते हैं, ये कार्डिनल साइंस कहलाते हैं। देखो लास्ट में क्या लिखा है, कार्डिनल साइन। इनको हम कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। तो मैंने क्लासिकल साइंस बताया, क्लासिकल और कार्डिनल साइंस दोनों इसको कहते हैं। तो ये चीज याद रखना, और ये पांचों याद रखना अच्छे से, ऑफ इन्फ्लामेशन। देन उसके बाद में आ जाती है हमारे कार्डिनल का वही है, लेकिन इनको अलग अलग वर्ड में कहते हैं। जैसे रेडनेस हो गया तो उसको रुबोर कहते हैं, हीट को केलोर कहते हैं, स्वेलिंग को ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर भी कहते हैं, ट्यूमोर भी कहते हैं, और पेन को हम जो है डोलोर कहते हैं। तो हम पेन के लिए डोलो लेते हैं, तो वो इससे याद रख सकते हैं। आर से रेडनेस, आर से रुबोर याद रख सकते हैं। हीट से हम हीट को हम सेंटीग्रेड में मानते हैं, तो सेंटीग्रेड यानी सी से केलोर, और एस फॉर स्वेलिंग, स्वेलिंग और ट्यूमर। तो ये भी हमारे को याद रखने, वो भी अच्छे से आप याद। देन उसके बाद में आ जाते हैं कितने तरीके के इन्फ्लेमेशन होते हैं, दो तरीके के। एक तो एकदम से लग गई और थोड़ी देर के लिए सूजन आती है, तो वो कहलाती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है या फिर पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ, आर्थराइटिस हुआ, इनमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कंडीशन होती है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है, दैट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट के अंदर क्या ले रखा है हमारे को, इट्स इन शॉर्ट इन ड्यूरेशन एंड द फ्यू डेज। ये जो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और फ्यू डेज के लिए ही होती है। जिसमें दूसरा है ऑनसेट, जो होता है इमीडिएट, इमीडिएट ऑनसेट होता है, लगते ही थोड़ी सी विद इन 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 मिनट, 20 मिनट बाद में स्वेलिंग धीरे 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 आपको देखने को वहां पे मिल जाती है। कोज जो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, या तो किसी बैक्टीरियल इन्वेजन की या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, टिश्यू इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। द सेल्स मेनली इन्वॉल्व द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है उसके लिए सेल्स जो है मेनली कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो न्यूट्रोफिल हुए, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ये चारों जो है हमारी क्या होती है, सेल्स इन्वॉल्व होती है। देन उसके बाद में बात करता हूँ मैं चेंजेस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, क्या क्या चेंजेस आते हैं। दो तरह के चेंजेस आते हैं, वास्कुलर चेंजेस जो कि ब्लड वेसल्स वगैरह में होते हैं, और सेल्यूलर चेंजेस जो सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वास्कुलर चेंजेस। एक बार हम पूरा इसको पढ़ लेते हैं, देन धीरे धीरे। इन्फ्लेमेशन इज एन इम्यूनोवास्कुलर रिस्पॉन्स, बिल्कुल हमारे को पता ही है कि इम्यूनोवास्कुलर रिस्पॉन्स होता है टिश्यू डैमेज कर, जो किस पे रिस्पॉन्स होता है हमारे टिश्यू डैमेज के ऊपर, और एनी एंटीजेनिक सब्सटेंस, यानी कि किसी प्रकार से कोई एंटीजन वहां अटैक कर जाएगा तो उसके ऊपर ये इन्फ्लेमेशन। इट मींस इट इज डिवाइडेड इनटू वास्कुलर फेज दैट अकर फर्स्ट। ये जो है वास्कुलर फेज में डिवाइड होता है सबसे पहले, और देन किसमें अकर होता है, वास्कुलर फेज से सेल्यूलर फेज में अकर होता है। देन उसके बाद में वास्कुलर फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले है अल्टरेशन इन द माइक्रो ब्लड वेसल्स सच एज एट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल आर द अर्लीस्ट रिस्पॉन्स टू द टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी पे जो अर्लीस्ट रिस्पॉन्स होता है वो किस किस चीज का, आर्टेरियोल हुआ, कैपिलरीज हुआ, वेन्यूल हुआ, इन सब के ऊपर। After tissue injury, immediate response of vasoconstriction of micro blood vessels on the basis of severity of injury. It may be for few days or few seconds or few minutes. Sorry. इसके अंदर क्या लिख रखा है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी, कौन कौन सी, सबसे पहले तो सबसे टाइनिएस्ट होती है हमारी कैपिलरीज, देन आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये जो तीनों होती है अर्लीस्ट रिस्पॉन्स होती है कि ये तीनों पहले पड़ती है, क्योंकि जो पतली थिन तो होंगी थ्रेड वो जल्दी टूटेगी, इन केस जो जाडी रस्सी होगी उसकी, तो मोटी रस्सी से पहले तो पतली रस्सी ही टूटेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले फर्स्टली अर्लीस्ट जो होगी वो होगी। ध्यान रखना कौन कौन सी अर्लीस्ट होती है, जहाँ ऐसे वर्ड आए ना उनको पकड़ा करो। आर्टेरियल, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स होती है फर्स्टली हमारे, जो क्या होती हैं टिश्यू रिस्पॉन्स में, टिश्यू इंजरी में रिस्पॉन्स करती है। देन उसके बाद में क्या आ जाता है, इमीडिएट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होना चालू हो जाता है फटाफट फटाफट से, क्योंकि एकदम से फट गई हैं तो अब ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होने का चांस हो जाएगा, उस जगह पे अलग अलग तरीके के जो स्कार्स बन जाएंगे। तो उनसे बचाने के लिए इमीडिएटली जो है ना बॉडी क्या करती है, हमारे माइक्रो ब्लड वेसल्स को वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, यानी उनको सिकुड़ा देती है। On the basis of severity injury, it may be for few second to few minutes, कुछ सेकंड से लेके कुछ few minutes तक जो है ये रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर। और अलग अलग, लाइक अगर ज्यादा सीवियर होंगी तो वो क्रोनिक फेज तक भी चली जाती है।
Then after the vascular vasoconstriction, there is a vasodilation that result the increase the blood flow in the area which can cause the redness and warmth of area. Heat और redness आ जाएगी क्योंकि vasoconstriction vasodilation dilation का मतलब खुलना और जैसे ही blood vessels खुलेंगी और उधर से blood का flow जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Due to vasodilation, the micro blood vessels local hydrostatic pressure increase which cause the transduction of fluid into the extracellular space. दिस कॉज द स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. क्या लिख रखा है इसके अंदर? वेसोडाइलेशन होगा माइक्रो ब्लड वेसल्स का, उसकी वजह से क्या होगा? लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा. लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा जो कि क्या कर देगा? इंक्रीज हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो स्पेस है उसमें ट्रांसड्यूशन फ्लूइड. ट्रांसड्यूशन फ्लूइड क्या मतलब? जो सूजन के अंदर हम पानी देखते हैं ना, कि अगर मान लो कोई इंसान है और सपोज किसी किसी का हैंड. अब उसके यहाँ पे जो है कोई स्वेलिंग आ गई. स्वेलिंग आ आती यहाँ से तो सूज गया है. और यहाँ पे हम रेडनेस दे देते हैं थोड़ी सी. तो हमारे रेडनेस भी लगी. तो अब ये इस पर्टिकुलर जगह पे जो हमारे को स्वेलिंग दिख रही है, एक तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है ना, ये लो हमने फ्लूइड भी भर लिया. तो दिस फ्लूइड, फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? ट्रांस. और इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिडेट्स कहते हैं. देन इसके अलावा ये जो है रेडनेस आ गई है, प्लस रेडनेस के कारण क्या आ गई है? हीट हो गया है, वार्मथ कह देंगे हम उसको. फिर यहाँ स्वेलिंग दिख ही रही है हमारे को.
इतना भारी इसके लगी है तो क्या इसका हाथ काम करेगा नहीं करेगा, यानी इम्पेयर्ड नॉर्मल फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा जो इन्फ्लेमेशन है उसको हमने एक। देन इसके बाद में वेसो कंस्ट्रक्शन के बाद में हमने पढ़ा था कि वेसो डायलेशन हुआ था। वेसो डायलेशन होने के बाद वेसो क्या हुआ था, इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द एरिया वेयर द रेडनेस एंड वार्मथ। ओके, के बाद में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है नॉर्मल सा वो लग जाता है, जिसमें ट्रांसड्यूशन फ्लूइड बढ़ जाता है, ये भी हमने देख लिया। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में चला जाता है इंट्रा सेल्यूलर स्पेस से। देन उसके बाद में जो है उस जगह पे क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ये हमारी स्वेलिंग हो गया। तो ये चीज हो गई हमारी। देन उसके बाद में मैं बात करता हूँ ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन मार्जिनेशन, सॉरी, accumulation and the addition of the white blood cells and leukocyte to the wall of blood vessels at the site of injury known as leukocytic। देखो, एक चीज हम जानते हैं कि जब भी किसी पोस्ट के अंदर या इंसान के अंदर इन्फेक्शन होगा तो दिखती बात है वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा। इन्फ्लेमेशन होगा मतलब वहाँ इन्फेक्शन प्रेजेंट है। जहाँ आपको दिख जाए कि इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो अपने आप डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनकी मात्रा अपने आप बढ़ जाती है ना। देन उसके बाद में आती है हमारे की इमिग्रेशन के बारे में बात करूँ मैं, इमाइग्रेशन के बारे में। तो कुल मिला के ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे जो साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं और चिपक जाती हैं, ताकि उस जगह पे जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का काम करती है। हमारी जो इम्यूनिटी जो होती है पर्टिकुलर टिश्यू हील करने के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो करती है। देन माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। आफ्टर माइग्रेशन द व्हाइट ब्लड cells and leukocyte move and migrate through the gap of the holes in a minute blood vessels into the extracellular space। यानी वो जो होती है वो क्या कहती है, वो अब चिपकी थी और वहां पे जो है वो क्या हो गई थी, चिपक गई थी। अब वो क्या हो जाएगी, वो जो माइन्यूट ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, वो बाहर के साइड आ जाती है। दैट कंडीशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल, सॉरी, एमाइग्रेशन। यानी कि जब वो व्हाइट ब्लड सेल्स अंदर गई थी वो बाहर आ जाएंगी, दैट इज, अंदर वो चिपकी हुई थी, दैट इज ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। देन उसके बाद में लिख रखा है चेंजेस इन वास्कुलर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी एक ऐसी वॉल या फिर एक ऐसी सरफेस जिसके थ्रू एक साइड से दूसरी साइड पे कोई भी फ्लूइड आ जा सकता हो, जैसे छन्नी होगी, तो उस तरीके के। तो ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स ड्यू टू चेंजेस इन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल, वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज which cause the accumulation of the fluid into the interstitial space। This also cause the swelling at the site of inflammation। यानी कि क्या हो जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के दौरान क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन के दौरान क्या होता है, ड्यू टू चेंजेस इन एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल्स जो होती हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ब्लड वेसल्स वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज, और वास्कुलर परमिएबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में हो रहा था, अब किस में हो रहा है, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी परमेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, हमारी उस समय बढ़ जाती है। दिस ऑल्सो कॉज द स्वेलिंग इन साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब जहाँ पे आपके छन्नी काम नहीं कर रही है, जहाँ से वो वोल आने जाने का काम नहीं करते, तो वहाँ पे तो अपने आप से बढ़ेंगी, तो वो अपने आप ही स्वेलिंग जो है वहाँ कोज हो जाएंगी। देन इसके बाद में आती है सेल्यूलर चेंजेस। सेल्यूलर चेंजेस में आता है हमारे सबसे पहले ड्यूरिंग इंफ्लेमेटरी प्रोसेस टू टाइप ऑफ सेल्यूलर चेंजेस अपीयर। दो तरीके के जो सेल्यूलर चेंजेस हैं वो आते हैं। कौन कौन से सेल्यूलर चेंजेस आते हैं? एक तो आता है मार्जिनेशन, एडिशन एंड इमिग्रेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी मार्जिनेशन हुआ, एडिशन हुआ, उसके बाद में इमाइग्रेशन हुआ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स का। देन दूसरी जो चीज आती है वो क्या आती है, फेगोसाइटोसिस आती है। फेगोसाइटोसिस आ जाता है वहाँ पे। देन उसके बाद में हमारे पास में क्या लिख रखा है, सबसे पहले मार्जिनेशन, एडिशन एंड इमाइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसमें सबसे पहले क्या थी, माइग्रेशन वास्कुलर चेंजेस, leukocyte accumulates along the wall of blood vessels, this is known as margination। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, margination to vascular changes, leukocyte accumulate along the blood wall of blood vessels।
यानी ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वहाँ पे जो है ल्यूकोसाइट जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, वास्कुलर चेंजेस कहते हैं। दिस इज नोन एज माइग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। एडिशन आफ्टर माइग्रेशन ल्यूकोसाइट स्टिक्स टू द वास्कुलर एपिथेलियम। यानी कि एडिशन आफ्टर माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद में जो है वहाँ पे एडिशन हो जाता है, ल्यूकोसाइट स्टिक्स टू द वास्कुलर एपिथेलियम। वास्कुलर जो एपिथेलियम होते हैं वहाँ पे ल्यूकोसाइट जो है वो चिपक जाते हैं। उसी को हम ल्यूकोसाइट एडिशन कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। माइग्रेशन के बारे में पढ़ा है, वो मूवमेंट कर जाएगा, उस चीज को हम इमिग्रेशन कह देंगे। चिपका रहेगा, जितने माइग्रेशन हट जाएगा तो इमाइग्रेशन। देन उसके बाद में हम लास्ट में लेमिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स भी जो है वो अकर आ जाती है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी आ जाती है। देन उसके बाद जहाँ न्यूट्रोफिल्स आएंगे वहाँ पे बैक्टीरियल का इन्फेक्शन जरूर होगा। ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जहाँ आपको देखने को मिलेगी वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा ही होगा। Ingestion and digestion of the pathogenic microorganism, the other foreign particle of phagocytes is known as phagocytosis। phagocytosis के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की है कि भाई लाइक सेल्स जो होती हैं वो जो फॉरेन बॉडीज होती हैं या फिर ऐसे जो एंटीजन होती हैं उनको इनगल्फ कर लेती हैं। इस चीज को जो हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइट्स के द्वारा जो सेल्स होती हैं बॉडी की फेगोसाइट्स होती हैं। The process inflammation neutrophil and monocyte are main phagocytic cell। यहाँ पे जहाँ मेनली फेगोसाइटिक सेल हो जाएगी। देखो हमने लिखा है इन्फ्लामेशन का, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन वहाँ ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल हमारे को, तो वो न्यूट्रोफिल और जो तो जो हमारी मोनोसाइट होंगी, न्यूट्रोफिल्स होंगी और इन्फ्लामेशन, जहाँ ये तीन वर्ड्स होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे क्या हो जाएगा कि भाई फेगोसाइटिक सेल्स जो है वहाँ प्रेजेंट है, मेन फेगोसाइटिक सेल। क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ होंगी, जहाँ इन्फेक्शन होगा वहाँ प्रेजेंट होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ ये चीजें होगी वहाँ इन्फेक्शन होगा। ठीक है। देन उसके बाद में हमारे को याद रखना है रिलीज ऑफ केमिकल, कौन कौन से केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे कि सेवरल केमिकल्स जो रिलीज होते हैं। सबसे पहले आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, देन हिस्टामिन, सेरोटोनिन, रेडिकाइनिन। ये जो हमारे कुछ सेवरल केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। देन हम बात करते हैं कि क्या क्या काम कौन कौन क्या करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि क्या करता है, हमारी वास्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन का काम करता है। दूसरा आता है हिस्टामिन, हिस्टामिन जो होता है इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, वास्कुलर जो परमिएबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। वेसोडाइलेशन कोज करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें भी हम देखते हैं लाइक ब्रोंकोएक्लेप्टिस देते हैं तो उसमें हम एंटी ड्रग देते हैं, हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं। सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन जो होता है वो क्या करता है, वास्कुलर परमिएबिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी वेसोकंस्ट्रिक्शन को कोज करता है। इसके अलावा फिर आता है ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन जो होती है वो क्या होती है, हमारे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जो होती है वो डायलेट करने में काम में आती है। इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, वास्कुलर जो परमिएबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करती है। देन सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के क्या क्या इफेक्ट वहाँ देखने को मिलते हैं। तो सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन represent the coordinate the set of psychological actions, group of symptoms to improve the patient's outcome from the external injurious stimuli। Systemic effect of acute inflammation, systemic effect of acute inflammation represent the coordination set of साइकोलॉजिकल एक्शन, साइकोलॉजिकल एक्शन जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन सेट होता है जो कि सिस्टमिक या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन करता है। कैसे करता है
वो क्यों करता है? तो कि हमारी जो एक्सटर्नल इंजरी हुई है उनके स्टिमुलाई से पेशेंट को बचाने के लिए कि लाइक अब इतनी इंजरी हो गई है तो इससे वजह से क्या-क्या हो सकता है आगे चल के, तो वो हेमरेजिक कंडीशन, पेशेंट शोक में जा सकता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है, हेमरेजिक कंडीशंस आ सकती है जिसमें अलग-अलग शोक्स आ सकते हैं, कार्डियोजेनिक शोक हुआ, न्यूरोजेनिक शोक हुआ, ऐसे अलग-अलग शोक्स आ सकते हैं। तो उन शौक से बचने के लिए जो है वो क्या होता है यहाँ पे एक्सटर्नल इंजरियस स्टिमुलाई से बचने के लिए इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कि एक अच्छा गुड रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेशन इज अ गुड रिस्पॉन्स बाय द वे। इन्फ्लेमेशन अपने आप में क्या है, एक गुड रिस्पॉन्स है। देन इसके बारे में बात करते हैं, दिस एक्शन आर इनिशिएटेड बाय द इंटरल्यूकाइन, इंटरल्यूकाइन के द्वारा इनिशिएट होता है, इंटरल्यूकिन 1। एंड देन द 6 एंड द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होते हैं उनके द्वारा। फर्स्ट और 6 जो इंटरल्यूकाइन है वो होगा, देन ट्यूमर नेक्रोसिस यानी कि वहाँ पे जो स्वेलिंग है वो जो होती है जिसको हम कहते हैं द साइन एंड सिम्टम एसोसिएटेड सच एज, एक तो सबसे पहले फीवर आएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हमने पढ़ा है कि भाई ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। इसके अलावा हमने इंक्रीज्ड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये एसआर जो है उसकी रेट बढ़ जाएगी। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा। लिम्फेजाइटिस लिम्फेंजाइटिस हो जाएगा, लिम्फेडेनाइटिस हो जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, मेलीज हो जाएगा और शोक की कंडीशन भी जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो उन सबसे बचना ही हमारे लिए एक बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूँ फीवर की, ये फर्स्ट लाइन बहुत अच्छे से याद रख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि भाई फीवर जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीज का हॉलमार्क होता है, क्योंकि ये भी एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की तरह काम करता है बॉडी के अंदर, जब हील होती है तो उस समय काम में आता है। देन इज it is thought to be mediated through the release of prostaglandin E2 binding with EP3 receptors to the hypothalamus and the inflammatory cytokine. Bind receptor of the brain, endothelial cells and the cause thermogenesis. हमने थर्मोजेनेसिस की बात करी हुई है पहले कि थर्मोजेनेसिस के अंदर जो होता है वो क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो बढ़ जाता है। तो फीवर जो होता है एक तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज का हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क का मतलब होता है वहाँ आपको फीवर दिखता ही दिखता है। ठीक है, दूसरी चीज दे रखी है कि इसके अंदर जो है कौन कौन से मीडिएटेड रिलीज होते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2, चार तरीके के प्रोस्टाग्लैंडिन, PGE1 एंड PGE4। तो ये चार तरीके के रिलीज होते हैं जिसमें से, और फिर इसके अलावा दूसरा जो है वो कौन सा है, EP3 रिसेप्टर्स जो हैं वो भी बाइंड होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेज होता है वो भी होता है बाइंड रिसेप्टर ऑन द ब्रेन एंडोथेलियल सेल एंड कोज थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस भी जो है वो कोज करता है। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे क्या चीज दे रखी है, ल्यूकोसाइटोसिस। In response to the inflammatory signals, the bone marrow react and increase the polymorphonuclear leukocytes. The leukocytosis occurs as the result of epinephrine and corticosteroids. The WBCs counts above the कितने 1 लाख से ज्यादा जो है आपको वहाँ पे जो है सीरियस कंडीशन के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा देखने को मिलती है। ल्यूकोसाइटोसिस आल्सो अकर्स द रिजल्ट ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनके कारण से भी जो है वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन दिखती है। इसलिए तो वो देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, कोर्टिसोल हाइड्रोकोर्टिसोल देते हैं ताकि इन्फ्लेमेटरी कम किया जाए, इंक्रीज किया जाए। ये ल्यूकोसाइटोसिस होता है और इन्फ्लेमेटरी सिग्नल होता है। क्या करता है, सबसे पहले बोन मैरो होता है वो इंक्रीज रिएक्ट करता है, उसकी वजह से हमारे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर जो ल्यूकोसाइट वो होता है। तो इसके बाद में जो है एपिनेफ्रिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड भी करते हैं, और 1 लाख से ज्यादा जो है अगर हो जाती है पर MM³ तो फिर कब होती है, सीरियस कंडीशन तक चली जाती है। देन उसके बाद में आ जाता है इंक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, केएसआर की रेट बढ़ जाती है, जिसमें क्या लिख रहा है, हेमेटोक्रिटिकल टेस्ट डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन
the formation of the red blood cells stopped due to the acute phase protein of inflammation resulting the ESR। यानी कि क्या दे रखा है हमारे यहाँ पे कि जो पेशेंट होता है उसकी जब आप लेबोरेटरी फाइंडिंग्स करवाते हो तो उस समय में क्या हो जाता है कि इंफ्लामेटरी रिएक्शन जो है एक्टिवेट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स स्टॉप्स ड्यू टू द एक्यूट फेज। फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो फॉर्म होती है, वो क्या करती है स्टोक्स को फॉर्म करती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है प्रोटीन फेज जो है वो इन्फ्लेमेशन में आता है जिसकी वजह से ईएसआर का रेट बढ़ जाता है। कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी हुई या डायबिटीज मेलाइटस हुआ, हार्ट डिजीज हुई, रीनल फेलियर हुआ, इन सब के अंदर फिब्रिनोजन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड कैन कॉज द इंक्रीज ईएसआर लेवल। ईएसआर लेवल जो है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद में मैं बात करूँ इंक्रीज लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन इज एन acute inflammatory protein synthesized by the liver hepatocytes, muscle cells, and endothelial cells. CRP help in the production of cytokinase, interleukin 6, and the tumor necrosis factor resulting the increased CPR। सबसे पहले क्या चीज दे रखी है यहाँ पे हमारे को कि सी रिएक्टिव प्रोटीन इज एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी फेज प्रोटीन। ये जो होता है एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी फेज प्रोटीन होता है सिंथेसाइज बाय द लिवर हेपेटोसाइट्स मसल सेल्स। लिवर हेपेटोसाइट्स हुआ, मसल सेल हुआ और एंडोथेलियल सेल्स हुआ, इन सब से जो है ये बना हुआ होता है। सीआरपी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनेस। सीआरपी जो होता है वो किसका प्रोडक्शन करता है? साइटोकाइनेस का प्रोडक्शन करता है। इंटरल्यूकिन एंड 6, इंटरल्यूकिन 6 जो होता है उसका भी जो ये क्या करता है प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा एक और चीज जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है उसका भी कर देता है ताकि टिश्यू नेक्रोटिक कंडीशन में ना जाए। नेक्रोटिक कंडीशन का मतलब होता है टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। तो ये सब की वजह से जो होता है क्या हो जाता है हमारे सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो है सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है ताकि ये चीजें बच सके हमारे। देन उसके बाद में आता है हमारे लिम्फेजाइटिस, लिम्फेडाइन, लिम्फेंजाइटिस है लिम्फेंजाइटिस है। और एक और जो वर्ड है लिम्फेडेनाइटिस, यानी का इसका मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, प्रोटीन मैनिफेस्टेशन। ये लाइन याद रखनी। तो ये क्या है? एक हमारा इम्पोर्टेंट जो मैनिफेस्ट कैसे है भाई इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन, तो इसके बारे में देखो क्या लिख रखा है कि व्हेन लिम्फ वेसल्स ड्रेन affect the tissues in response to the mediator released by the inflamed tissues or the immunological response, lymph vessels and lymph nodes become inflamed। यानी कि क्या लिख रखा है इसके अंदर हमारे कि when lymph vessels drain the affected area, यानी कि lymph vessels जो होती है affected area को जब drain कर देती है तो उसके कारण क्या हो जाता है वहाँ पे रिस्पॉन्स टू द मीडिएटर, यानी कि मीडिएटर का जो है रिस्पॉन्स आता है रिलीज बाय द इन्फ्लाम्ड टिश्यू। इन्फ्लाम्ड टिश्यू उसके रिलीज होने के कारण एंड द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड बिकम इन्फ्लाम। लिम्फ वेसल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है और लिम्फ नोड जो है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है। ये चीज जो है हमारी इसमें लिखी। देन उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपसे कि नर्सिंग क्लासेस जो हमारे लिए एएनएम का कोर्स लेके आया है। 12th के बाद आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपना एएनएम की जो फीस है वो 45,000 पर ईयर है और इसकी जो जीएनएम की फीस है 65,000 रुपये पर ईयर है। और ये जो है हमारे जीएनएम जो है 3 साल का कोर्स है, एएनएम जो है 3 साल का कोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे शॉक की। शॉक इज एग्जैगरेटेड डिफेंस रिस्पॉन्स टू द बॉडी विच इन्फ्लामेशन टू द होल मैसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन टीएनएफए in a response to the severe bacterial infection, a trauma, pancreatitis, result in the systemic vasodilation that such as fast heartbeat जिसको हम ट्रैकिकार्डिया कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं, हाई बॉडी टेम्परेचर जिसको हम क्या कहते हैं? हाई बॉडी। देन उसके बाद में हाई ब्लड हाइपरथर्मिया, हाई बॉडी टेम्परेचर हाइपरथर्मिया। देन हाई वाइट ब्लड सेल्स जो होती है काउंट वो भी बढ़ जाती है। तो जो होता है इनके अंदर ये चारों चीजें देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा जो होता है इसके अंदर किस चीज़ का मैसिव रिएक्शन होता है, तो सब इसका TNF-A साइटोकाइन जो होता है इसका जो है मैसिव रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये रिलीज की वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो है सिस्टमिक वेसोडाइलेशन कोज हो जाता है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, चाहे पैनक्राइटाइटिस हो गया पेशेंट को, कोई ट्रोमा हो गया या इन्फेक्शन हो। देन मैं बात करूँ आपसे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन से क्या-क्या रिजल्ट आएँगे, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारे fate of the inflammation depends upon the type of cells, tissues and organ involved, extent of injury and the response to the stimuli. इसके अंदर क्या देगा फेट का मतलब क्या होता है हमारे फेट यानी कि जो बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ इन्फ्लामेशन जो है वो कितनी बढ़ जाती है हमारे, सबसे पहले तो चीज आती है वो कि कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं, टिश्यू इन्वॉल्व है, ऑर्गन इन्वॉल्व है, या फिर किसी प्रकार की कोई इंजरी जो है उसका रिस्पॉन्स वो इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में है के अंदर सबसे पहले आता है हमारे रिजोल्यूशन, देन आता है फिर फिब्रोसिस और स्कार फॉर्मेशन, तीसरा आता है प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, आता है हमारे क्या एब्सिस फॉर्मेशन। सबसे पहले आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है हमारे, रिजोल्यूशन का मतलब होता है हमारे कि वही जो पेशेंट है उसके अंदर जो है सबसे पहले क्या हो जाएगी, रिजोल्यूशन होगा, फिर फिब्रोसिस होगा, स्कार फॉर्मेशन। तो स्कार का जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो उसके बाद में हमारे क्या हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा। देन उसके बाद में लास्ट में आता है एब्सिस फॉर्मेशन। एब्सिस फॉर्मेशन का मतलब होता है वो जगह सड़ जाती है और वहाँ पे जो है अलग अलग इन्फेक्शन या फिर जो डैमेज है वो चालू हो जाता है। रिजोल्यूशन मीन्स complete return to inflammatory tissue to the healthy tissue, acute inflammation mediator that require to restore। देखो सबसे पहले इसमें चीज क्या देखी है, इंजरी हुई, इंजरी होते ही टिश्यू डैमेज हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ। अब रिज़ॉल्यूशन का मतलब है वापस से अपनी सॉल्यूशन वाली स्टेज में जा रही है। री का मतलब होता है अगेन, तो वो जो है अपनी सॉल्यूशन वाली स्टेज के अंदर जा रही है। देन दूसरी चीज़ दे रखी है, इट अकर व्हेन द टिश्यू चेंजेस इन माइल्ड एंड रिवर्सिबल। जो टिश्यूज जो होंगे उसके चेंज होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, माइल्ड और रिवर्सिबल होंगे। इट इज इन दिस देयर इज द सीजेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस सच एज वेसोडाइलेशन। इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सीज्ड हो जाते हैं। सीज्ड का मतलब क्या होता है, बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं यानी कि क्या हो जाएंगे, वेसोडाइलेशन जो है वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के थ्रू सीज हो जाएंगे। इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, वास्कुलर जो परमिएबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन भी जो है वो भी। देयर इज द रीजनरेशन ऑफ डैमेज सेल, डैमेज सेल रिजनरेट हो जाएंगी। इट इन्वॉल्व द एपोप्टोसिस प्रोसेस टू गेट रिड ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी कि एपोप्टोसिस जो, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, सेल्स जो होती है इन्फ्लामेशन जो सेल्स होती हैं वो ये वाला रिस्पॉन्स करती है, प्रोसेस करती है, जिसके थ्रू क्या हो जाती है, जो डैमेज सेल्स होती है वो रीजनरेट होना चालू हो जाती है। पहली चीज तो ये याद रखनी है। ये चीज हमने कितनी बार पढ़ लिया है, जब से यही पढ़ रहे हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन, वेसोडाइलेशन, ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन और परमेबिलिटी इंक्रीज होती। देन फिब्रोसिस का मतलब क्या होता है हमारे कि द टिश्यू डैमेज एक्सटेंसिव एंड सेल आर नॉट कैपेबल टू रीजनरेट। अब इतना ज्यादा टिश्यू डैमेज हो गया कि सेल्स की एबिलिटी नहीं रही कि वो वापस से रीजनरेट हो जाए। देन हीलिंग अकर बाय द प्रोसेस ऑफ फिब्रोसिस। फिब्रोसिस के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे हीलिंग जो है चालू हो जाती है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का एक्यूमुलेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ फिब्रोटिक स्कार जो होंगे वो हमारे फॉर्म होंगे, एंड हेंस लीडिंग टू द फंक्शनल पेयरमेंट, और इसके कारण क्या हो जाएगा, फंक्शनल पेयरमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसको ऐसे बना लो आप। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिब्रोटिक स्कार का फॉर्म।
देन लास्ट में हमारे क्या हो जाएगा, फिब्रोटिक स्कार बने और लीडिंग टू द फंक्शनल इम्पेयरमेंट। फंक्शनल इम्पेयरमेंट जो है वो भी हमारा फंक्शनल इम्पेयरमेंट चालू हो जाए। ये चीज़ें हमारी। देन मैं आपसे बात करूँ, जाती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। The acute inflammation that causative agent persists, then inflammation may be progress to the chronic inflammation। यानी कि क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा जिसकी वजह से पॉजिटिव एजेंट्स होंगे वो क्या जाएंगे, इन्फ्लामेशन को परसिस्ट करना बंद कर देंगे कि भाई तुम इन्फ्लामेशन ही, वहाँ पे वो धीरे धीरे जो है, जैसे ही अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ जाएगा, वो इम्यून रिस्पॉन्स को काटते जाएंगे और वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेज के अंदर वहाँ पे वो चला जाएगा, डैमेज होने लग जाएंगे। उसके बाद में एब्सेस का फॉर्मेशन है कि अब जब सारी ही जगह आपने देख लिया कि ना इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना टिश्यू हीलिंग हो रही है, तो अब क्या, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूराइटिस हो जाएगा, यानी पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यहाँ पे पस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो है आपके WBCs रेड ब्लड सेल्स है उसका आना जाना भी बंद हो जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाएगा, और जहाँ टिश्यू नेक्रोसिस होगा वहाँ पे हमारे जो है वो क्या रिजल्ट हो जाएगा, सुप्रेशन रिजल्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। वापस से हम हमारा एक हैंड बनाएंगे। के अंदर क्या दे रखा है कि यहाँ पे जो है वो नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस ऐसा होता है, रेडनेस तो गई, उसके बाद में क्या हुआ, पहले ब्लूइश डिस्कलरेशन हुआ, धीरे धीरे ब्लैक कलर में हुआ, पस का भी फॉर्मेशन हुआ, और पूरा हाथ जो है ऐसे सड़ जाता है। और ऐसी जगह जहाँ पे आपको नेक्रोसिस देखने को मिले, उसका एक ही इलाज होता है कि वो धीरे धीरे गैंग्रीन में कन्वर्ट होता है, और गैंग्रीन जो है उसका एक ही इलाज होता है कि उसको हमारे को काटना ही पड़ता है। ये चीज ध्यान रखना है ना। इसके बाद में हमने जो है वो क्या पढ़ा है, एब्सेस इज अ कैविटी क्रिएटेड। एब्सेस जो है एक ऐसी कैविटी होती है जो किससे मिली हुई होती है, डेड टिश्यू से मिली हुई होती है, वाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया से मिलकर बनी हुई होती है। देन बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, तो है ना स्लो होता है, प्रोग्रेसिव, यानी वो बढ़ता ही रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन वो बढ़ता ही है। दूसरी चीज है लॉन्ग ड्यूरेशन इन्फ्लेमेशन होता है, क्रोनिक का मतलब ही होता ही है
देन इसके बाद में ड्यूरेशन इज अप टू द मेनी मंथ और ईयर, बहुत सारे मंथ तक लेके बहुत सालों तक होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाती है। हीलिंग अकर एट द सेम टाइम, और हीलिंग जो है वो भी अकर होती है आफ्टर द सेम टाइम के अकर होती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से कोज आ जाते हैं? सबसे पहले तो आ जाता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है आपको किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन के स्टिमुलाई को झेलना है। जैसे सबसे पहले आता है ऑस्टियोमिलाइटिस हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई। दूसरा आता है रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी कि बार-बार थोड़े-थोड़े टाइम में सूजन आती रहती है। जैसे कि सिस्टाइटिस हो गया, कोलेसिस्टाइटिस हो गया। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है, से लेके फिर क्रोनिक में चला जाता है। कितनी बार इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स भी होता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर हम देखते हैं जो गठिया रोग होता है ना? Then a failure to elimination of microorganism causing the acute inflammation such as tubercle bacilli, treponema pallidum, इनकी वजह से भी हो जाता है हमारे। कितनी बार जब ये जो होती है ऑर्गेनिज्म बाहर निकलने से ही खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से भी लंग्स, ब्रोंकाई वगैरह में भी टीबी की वजह से अंदर सूजन देखने को मिलती है। Prolonged exposure of non-degradable substance that cannot be eliminated by the enzymatic breakdown in the body, जिसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। यानी कि क्या होता है, नॉन जो डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमिनेट नहीं हो पाते। किसके द्वारा? एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन के द्वारा। इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज सच एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण से भी जो। देन उसके बाद में आता है जनरल फीचर्स, क्या क्या आ जाते हैं हमारे। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स विद द प्रोलिफरेशन, यानी कि क्या दे रखा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिस, यानी जो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है और लिम्फोइड सेल्स जो होती है, उनके प्रोलिफरेशन के कारण और उनके प्रेजेंस के कारण ये चीजें होती हैं। कैसे होती है? तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन अकर फास्टर देन सेल्यूलर रीजनरेशन, जितना सेल्यूलर वापस से बनने लगेगा उससे ज्यादा तो यहाँ इधर बिगड़ेगा। जो चीज ज्यादा टूटते जाएगी और उधर धीरे धीरे उसका प्रोसेस वापस से होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो प्रोसेस होगा जितने वो दो बार तबाह हो जाएंगे। तो वही चीज आती है। दूसरी इसके अंदर क्या दे रखी है हमारे कि एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होती है वो मैक्रोफेज के द्वारा एक्टिवेटेड होती है। रिपेयर टू द इन्फ्लाम्ड एरिया बाय प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती है उसके प्रोलिफरेशन के कारण जो है हमारे को वहाँ पे रिपेयरमेंट देखने को मिलता है। और फिब्रोब्लास्ट जो होती है वो उसके कारण क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। नॉर्मल सी बात वही है कि बार बार एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि इंटर इंटर से ही बाहर आएगा ना, फट जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर वाली, है ना? कैसे, वो मैं बताता हूँ अभी। देन उसके बाद में आ जाता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ फिब्रोटिक प्रोसेस अकर्स एंड लीड टू द ऑर्गन माल फंक्शन। इसकी वजह से ऑर्गन माल फंक्शन हो सकता है, यानी कि वो ऑर्गन जो है काम करना ही बंद कर देता है, लास्ट में जो उस ऑर्गन की डेथ हो जाती है। देखो हमने क्या पढ़ा है यहाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे एक सेल। ये है हमारी एक ये हमारा जो है एक सेल हो गई। अब इसके अंदर वाइट रिस्पॉन्स मान लो हम मानते हैं। वाइट कलर का हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर।
इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, सॉरी, ये सेल के अंदर फ्लूइड है हमारे जमा, है ना? कहाँ है? सेल के अंदर। देन इसके बाद में ये हमारे बाहर की साइड की वो बाहर की, ठीक है? और इसके बाहर हमारे ब्लड वेसल्स आ जाएंगी। मान लो ये आ गई हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आ गई, लास्ट में हमारी स्किन आ जाएगी। क्या आ गई हमारी? अब मान लो ये पूरा हमारा है, एक बार इनको हम लिख लेते हैं ना। ये हो गया हमारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, सेल्युलर आ गई है हमारी, आ गई क्या? आइस है। देन ये ब्लैक कलर में है क्या? एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस, ब्लड वेसल्स। अब जब इधर टिश्यू की इंजरी होगी तो इंजरी के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे एकदम से ट्रोमा आया, केस ये आ गया हमारा ट्रोमा, या फिर किसी प्रकार से कोई जो है इंजरी। तो ये फ्लूइड जो है बाहर निकल के किसमें आएगा? हमारे system में आएगा। तो भाई ये आ गया हमारे, आया। और ये फ्लूइड आया तो इसकी वजह से ब्लड वेसल्स है वो भी हमारी क्या हो जाएंगी? बढ़ेंगी। और स्किन पे भी वो फ्लूइड है ना, धीरे धीरे पानी जो है वो बाहर आएगा, इसकी वजह से ये स्किन जो है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो ये हमारी skin है वो भी इन्फ्लेम्ड हो गई। क्यों हो गई इन्फ्लेम्ड? फिर इधर से जो ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना चालू करेंगे। तो ये सारी कंडीशन जो है हमारे को देखने को मिलती है। ये सारी कंडीशन जो है हमारे को इन्फ्लेमेशन के अंदर देखने को मिलती है। वजह से तो ऐसे सूजन आ जाती है। देन उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपसे कि कितने तरीके के होते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी जो है अपने आप में ही अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन। में आता है व्हेन द इंजरियस स्टिमुलाई कोज नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्युलेशन टिश्यूज, एग्जांपल ओस्टियोमाइलाइटिस। हमारे को खाली नाम याद रखना है, एग्जांपल्स याद। गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस अल्सर हुआ है, गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, और ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है। क्या है इसमें? क्या लिख रखा है? इंजीरियस स्टिमुलाई के नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्युलेशन टिश्यू। नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्युलेशन टिश्यूज के अंदर आपको देखने को मिलता है, नाम से ही पता चलता है। दूसरा बात आती है हमारी क्या कि ग्रेन्युलो लिम्फेटस। ग्रेन्युलमेटस का मतलब क्या हो जाता है? इसमें आता है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एपिथेलियोइड सेल। एपिथेलियोइड जो सेल्स होती है उसके फ्यूजन से मिलकर ये बना हुआ होता है। इट लीड टू मोर टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फिब्रोसिस। मोर टिश्यू डिस्ट्रक्शन और फिब्रोसिस के कारण होता है।
देन इसके बाद में आ जाता है हमारे क्या कि द फॉरेन बॉडी ग्रेन्युलोमा और इम्यून ग्रेन्युलोमा, दो तरह के जो है आपको ग्रेन्युलोमास देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में बात करते हैं हम ग्रेन्युलोमेटस की बात करते हैं। वो इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इट इज डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द फोकल कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेज कॉल्ड द एपिथेलियोइड सेल एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स। यानी कि क्या दे रखा है इसके अंदर हमारे को? इट इज द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है उसका एक डिस्टिंक्ट पार्ट होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द फोकल कलेक्शन। फोकल कलेक्शन के द्वारा ये कैरेक्टराइज्ड होता है एंड मॉडिफाइड मैक्रोफेज, और ये जो होती है मैक्रोफेज को जो है मॉडिफाइड कर देता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोमस इन्फ्लेमेशन कहते हैं। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है ग्रेन्युलोम। OMA जहाँ लग जाए वहां समझ जाओ ट्यूमर हुआ है। कौन सा ट्यूमर? कैंसरस, है ना? तो इसमें क्या लिख रखा है? ग्रेन्युलोमास आर नॉन कैंसरस टिश्यू, नॉन कैंसरस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, नॉन लगाओ। नॉन का मतलब होता है कि बेनिन ट्यूमर, और जो मैलिग्नेंट होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है। एक होता है नॉन कैंसरस, एक होता है कैंसरस। नॉन कैंसरस को हम क्या कहते हैं? बिनाइन। और जो कैंसरस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट। तो हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो क्या ले रखा है हमारे को? ग्रेन्युलोमास आर द नॉन कैंसरस टाइनी लीजन अबाउट 1 mm ऑफ डायमीटर, 1 mm डायमीटर के टाइनी जो कैंसरस नॉन कैंसरस लीजन्स होते हैं वो होते हैं। एंड ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज एंड द लिम्फोसाइट्स। यानी कि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज होते हैं वो, और जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो उससे और इसके अलावा क्या है? प्लाज्मा सेल्स और जो फिब्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उनसे जो है ये क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड होते हैं। कुल मिला के एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है इनके अंदर ये सही चीजें चिपकी हुई होती है। एग्रेशन का मतलब होता है एग्रीगेट। एडेशन, है ना? देन बात करते हैं हमारी एपिथेलियोइड सेल्स की। एपिथेलियोइड सेल्स जो होती है वो क्या होती है? एपिथेलियोइड सेल्स आर द मोनोन्यूक्लियस फेगोसाइट सिस्टम with the abundant cytoplasm and nuclei. These cells are metabolically active but show the little phagocytic cells. यानी कि क्या ले रखा है? एपिथेलियोइड जो एपिथेलियोइड सेल्स जो होती है वो क्या होती है? हमारे मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियाई होती है उसको अबंडेंट कर देते हैं। दिस सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड शो द लिटिल फेगोसाइटिक सेल्स, और ये जो होती है लिटिल फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है उसको शो करती है। देन उसके बाद में आता है हमारे जाइंट सेल्स। कौन कौन सी होती है? जाइंट सेल्स में आती है हमारे एपिथेलियोइड सेल्स फ्यूज टू फॉर्म जाइंट सेल्स। जाइंट सेल्स जो होती है वो फ्यूज होती हैं। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड लार्ज इन साइज। ये जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और लार्ज इन साइज होती है। द नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई में वेरीज, और नंबर ऑफ जो पैटर्न होते हैं अरेंजमेंट के वो जो होते हैं अलग अलग होते हैं। दिस सेल्स एलिमिनेट द डैमेज सेल्स। ये जो होती है क्या करती है? डैमेज सेल्स जो होती है उसको एलिमिनेट करती है। टिश्यूज एंड पैथोजन इन द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन। ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं वहां पे इनको क्या कर देती है? हमारे वो कर देती है। दिस एलिमिनेट द डैमेज्ड सेल। डैमेज सेल्स जो होती है एलिमिनेट कर देती है। टिश्यूज एंड पैथोजन इन द एरिया। पैथोजन और जो टिश्यूज होते हैं उनके एरिया के अंदर। और जाइंट सेल्स जो होती है तीन तरीके से, लैंगहेंस जाइंट सेल होती है, फॉरेन जाइंट सेल होती है, और ऑस्टियोक्लास्ट। ये तीन जाइंट सेल वो भी हमारे को इसमें दिखती है। वो जेंट सेल एपिथेलियोइड सेल जो होती है वो जेंट सेल में बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ साइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे को टिश्यू डैमेज और इन्फ्लामेशन के जो पैथोजेंस होते हैं उनको हील करने में काम में आएगा। देन इसके बाद में दे रखा है पैथोजेनिक ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन कैसा होता है?
देखो ये तो पैथोफिजियोलॉजी है, इसको हमारे को ऐसे ही याद करना होगा। सबसे पहले क्या लिख रखा है, हिस्टोसाइट्स जो होती है वो एक्टिवेट होंगी, उसकी वजह से वो किसमें जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगी। हमारे रिक्रूट का मतलब है जाना, टिश्यूज में जाएंगी। उसकी वजह से फिर 24 से लेके 48 आवर्स तक जो है वो इंजरी होगी। और उसके बाद में इम्यून रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट के द्वारा इम्यून रिएक्शन जो है वो मीडिएटेड हो जाएगा। उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन हो, एंड हेल्पर टी सेल्स जो होंगे उसका एक्टिवेशन होगा। रिलीज ऑफ कीमोकाइनेस, साइटोकाइनेस, गामा इंटरफेरोन, इन तीनों का जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे रिलीज हो जाएगा। देन एपिथेलियोइड सेल्स डोमिनेट द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और क्रोनिक जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो डोमिनेट हो जाएगा। एंड सब्सिक्वेंट टिश्यू रिपेयर, और टिश्यू रिपेयर जो है वो भी सब्सिक्वेंट हो जाएगा। इफ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज नॉट इरेडिकेटेड, यानी कि जो इन्फेक्शन का जो सोर्स है अगर वो बाहर नहीं जाता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ट्यूमर फैक्टर जो है वो रिलीज होने चालू हो जाएंगे मैक्रोफेज के द्वारा। एज अ रिजल्ट, इसी के कारण क्या हो जाएगा, मोर मैक्रोफेज स्टिमुलेट, इसी के कारण जो बहुत सारे जो मैक्रोफेज है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, लीडिंग टू स्टेबल एंड डायनेमिक एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होती है वो क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगी। दिस सेल्स बिकम फ्यूज, और इसी के कारण जो सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी जाइंट सेल से। एंड द जाइंट सेल पैक टुगेदर टाइटली, और ये जो होंगे जाइंट सेल क्या हो जाएंगे, टाइटली एक दूसरे से टुगेदरली पैक्ड हो जाएंगे, और उसी को हम ग्रेन्युलोमा कहेंगे। पिंक नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन बेच लेके आया है। एएनएम का मंथली सब्सक्रिप्शन बड़ा ही कम है, देख सकते हो आप, 215 रुपये एएनएम का और 267 रुपये जो है जीएनएम का कोर्स है। इन केस आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओ तो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू भी अपना कर सकते हैं। देन इसके बाद में आता है सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जिसमें आता है हमारे क्या, वीकनेस होगी सबसे पहले। दूसरा है इम्यून प्रोसेस होगा, की वजह से डिजीज बढ़ने की जो है वो चांसेस ज्यादा होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ, इम्यूनिटी कम हुई है, फीवर आया है, ये तीन चीजें हुई है। अपने आप वहाँ पे क्या देखने को मिल जाएंगे हमारे, ये देखने को मिल जाएंगे क्या, डिजीज होने के चांसेस अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। अब इसके क्या क्या मैनिफेस्टेशन होंगे, साइन सिम्टम्स होंगे, इसमें देखो हमने पहले भी पढ़े हुए थे, एक बार हम इनको, दो तो हमने पढ़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस पढ़ा हुआ है। तीसरा ईएसआर रेट जो है वो बढ़ जाएगी, वो भी पढ़ा है। एमाइलोइडोसिस का मतलब क्या होता है, एमाइलोइडोसिस का मतलब होता है कि यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस होने लग जाते हैं, और लास्ट में इंटरनल स्कारिंग होती है। इंटरनल स्कारिंग का मतलब वहाँ पे टिश्यू डेथ हो जाते हैं और अंदर भी सारे अंदरूनी स्कार्स वहाँ पे प्रेजेंट। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इन्फ्लेमेशन का टॉपिक बड़ा ही बड़ा होता है, तो इसे ध्यान से पढ़िए।